राजस्थान का मैदान, सतलज नदी से लेकर भी कृषि। अब चूंकि मिट्टी क्या है, उत्तर भारत का मैदान नदन ग्रेट प्लेन। ओके, तो हिमालय के बाद आज हम लोग देखेंगे क्या आपका उत्तर भारत का मैदान नदन ग्रेट प्लेन। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण ये हिमालय के बनने के पश्चात हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ, एक हिस्सा अफ्रीका से टूटकर, गोंडवाना लैंड से टूटकर कहाँ आया, उत्तर पूर्व की ओर, और टकराया किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो बना क्या आपका हिमालय, क्या बना, हिमालय। हिमालय के बनने के पश्चात वहाँ पर निर्माण हुआ किसका, ग्लेशियर का। और ग्लेशियर से ही निकलने वाली नदियों के द्वारा, हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं, जो सेडिमेंट है, उन्हीं अवसादों के निक्षेपण से, डिपोजिशन से, उन्हीं अवसादों के जमाव से निर्मित हुआ है क्या आपका उत्तर भारत का मैदान। तो उत्तर भारत का मैदान हिमालय के बनने के पश्चात हुआ है। क्लियर है। अब उत्तर भारत के मैदान को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक उसकी संरचना की दृष्टि से और दूसरा आपका उसके विस्तार की दृष्टिकोण से। ओके, तो पहले उसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से भाग में उसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसको पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उत्तर भारत के मैदान का विस्तार कहां कहां पर है और उसे किस किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए, तो उत्तर भारत के मैदान को तो पहले देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय के बनने के पश्चात हिमालय में जो ग्लेशियर निर्मित हुए, उन ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों के अवसादों के द्वारा लाए गए जमाव से, अवसादों के लाए गए जमाव से क्या होगा, निर्माण होगा। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद, जो सेडिमेंट लाए गए, उन्हीं के निक्षेपण से, डिपोजिशन से निर्माण हुआ किसका, उत्तर भारत के मैदान का। क्लियर। अब एक उसकी संरचना के दृष्टिकोण से उत्तर भारत के मैदान को देखेंगे कि उसका निर्माण कैसे हुआ। ओके, और दूसरा आपका विस्तार के दृष्टिकोण से, ठीक, कि उसका विस्तार कहां कहां पर है। तो उत्तर भारत के मैदान नदन ग्रेट प्लेन की संरचना की यदि बात करें तो इसे चार भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, चार भाग में। तो एक आपका भाबर प्रदेश, कौन सा प्रदेश, भाबर। भाबर के बाद आपका तराई, क्या, तराई, तराई रीजन। उसके बाद बांगर भूमि, बांगर भूमि, क्या, बांगर। और बांगर के बाद क्या आपका खादर, क्या, खादर। ओके, तो संरचना के दृष्टिकोण से इसे चार भाग में बांटे। एक आपका क्या, भाबर, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद बांगर और बांगर के बाद खादर। क्लियर है। तो सबसे पहले जो भाग बना वो आपका क्या, भाबर। भाबर का ठीक निचला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, तराई। तराई का निचला हिस्सा बांगर और बांगर के बाद निर्मित हुआ क्या आपका, खादर। क्लियर है। विस्तार के दृष्टिकोण से इसे तीन भाग में बांटा गया है। एक सिंधु सतलज का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान। दूसरा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ओके, और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो विस्तार की दृष्टिकोण से इसे तीन भाग में बांटे। अब सिंधु सतलज के मैदान को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में, दो भाग में। एक पंजाब हरियाणा का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान। दूसरा राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान के मैदान का
सर्वाधिक विस्तार जो है वो आपको पाकिस्तान में अभी वर्तमान में देखने को मिलेगा। गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। एक ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। दूसरा मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। और तीसरा जो है वो आपका निचली गंगा का मैदान है। क्या है? निचली गंगा का मैदान। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत के मैदान के संरचना की बात करेंगे। तो संरचना में देखेंगे किसको? भाबर को। भाबर के बाद तराई, तराई के बाद आपका बांगर और बांगर के बाद आपका खादर। क्लियर है? चलिए, तो ये आपका क्या है? उत्तर भारत का क्षेत्र है। और ये पूरा आपको क्या दिख रहा है? हिमालय। हिमालय पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। हिमालय में सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको? हिमालय की उत्पत्ति, उसके बाद हिमालय की श्रेणियां बताया, उसके बाद हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और उसके पश्चात आपका हिमालय में स्थित घाटियां और दर्रे। तो पूरा हिमालय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो हिमालय के बनने के पश्चात यहां से जो निकलने वाली नदियां हैं, उन नदियों के अवसादों के द्वारा, अवसादों के जमाव से जो आपका मैदान निर्मित हुआ वो आपका क्या कहलाया? उत्तर भारत का मैदान, नदन ग्रेट प्लेन। ओके, तो सबसे पहले जो निर्मित हुआ वो आपका क्या? भाबर। क्या निर्मित हुआ? भाबर। कौन सा प्रदेश? भाबर प्रदेश। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे किसको? भाबर प्रदेश को। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां, ठीक है, अब चूंकि हिमालय काफी ऊंचा है तो हिमालय से जो नदियां प्रवाहित होंगी, ठीक, उन नदियों का जो प्रवाह वेग होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है? अब प्रवाह वेग बहुत ज्यादा है तो अपने साथ साथ वो हिमालय से बड़े बड़े चट्टानों को बहाकर क्या करेगी? नीचे लेकर आएगी। और पर्वतों का जो निचला क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? आपका गिरिपद क्षेत्र। क्या कहलाता है? गिरिपद क्षेत्र। तो जैसे ही नदियां ये ढाल से आगे बढ़ते हुए गिरिपद क्षेत्र में पहुंचेंगी तो उनका प्रवाह वेग क्या होगा? कम होगा। तो अपने साथ जो काफी ऊंचाई से तीव्र गति से वो बड़े बड़े चट्टानों को बहा कर लेकर आ रही है, जैसे ही गिरिपद क्षेत्र पर वो पहुंचेगी उसका प्रवाह वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब वो बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थरों को अपने साथ आगे बहा कर ले जाने में असक्षम हो जाएगी। तो आगे चूंकि अब बहा कर नहीं ले जा पा रही, अब नदियों काम है बहना, उसको अंतिम में कहां मिलना है? सागर में मिलना है, वो रुक नहीं सकती ना। ओके, यदि उसके मार्ग में पहाड़ आता है, पर्वत आता है तो उसको काट कर गार्ज बनाते हुए वो निकल जाएगी। लेकिन चूंकि उसका प्रवाह वेग क्या हो गया? काफी धीमा हो गया है, तो अपने द्वारा जो चट्टान, जो पत्थर बड़े बड़े चट्टानों को लेकर आई है उसको आगे नहीं ले जा पाएगी, तो वहीं पर क्या कर देगी? बिछा देगी। तो पर्वतों का जो गिरिपद क्षेत्र होता है वहां पर हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने द्वारा लाए गए बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थरों को क्या कर देती है? बिछा देती है। क्लियर है? ओके, और उनको छोड़कर आगे वो बह जाए, क्योंकि रुकेगा तो नहीं। लेकिन ये अपने ही मार्ग पर उन पत्थरों का क्या कर देती है? जमाव कर देती है, जिसके कारण वो उसके ऊपर से नहीं बह पाती ना, अपने ही मार्ग को क्या कर देती है? अवरुद्ध कर देती है। ओके, अब ऊपर से तो बहने से रही, तो जैसे कि मान लो यहां पे जमाव हो गया किसका? गिरिपद क्षेत्र में बड़े बड़े चट्टानों का। ओके, अब वो अपने ही मार्ग को क्या कर दी है? अवरुद्ध कर दी है, तो इनके ऊपर से वो नहीं बह पाएगी। तो जहां जहां पे ये आपको छोटा छोटा छिद्र देखने को मिल रहा है, ओके, अब नदियां क्या होगी? इन्हीं छिद्रों के माध्यम से आगे प्रवाहित होंगी। क्लियर है? ऊपर से नहीं बह पाएगी क्योंकि वो अपने मार्ग क्या कर दी है? अवरुद्ध कर दी है। तो नीचे से बहती है ना। क्लियर? तो देखने में ऐसा लगता है कि नदी क्या हो गई है? गायब हो गई है, डिसअपियर हो गई, दिखाई नहीं देती है, परंतु वो कहां से बहती है? निचले क्षेत्रों से। तो पर्वतों का यानी कि हिमालय के गिरिपथ का वह क्षेत्र जहां पर हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बड़े बड़े कंकड़, पत्थरों, चट्टानों का क्या कर दिया जाता है? जमाव कर दिया जाता है, उसी क्षेत्र को कहते हैं क्या? आपका भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। क्लियर है?
तो सबसे पहले क्या इसका निर्माण, तो भाबर प्रदेश का निर्माण कैसे हो रहा है, तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के चट्टानों के जमाव से। क्लियर है, पहला चीज याद रखना। अब इसके विस्तार की बात करते हैं, तो इसका विस्तार यह जो शिवालिक श्रेणी है, क्या है शिवालिक श्रेणी, यह आपका शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी का जो गिरिपद क्षेत्र है, निचला हिस्सा, मैदान और पर्वत के बीच का हिस्सा जहां पर ढाल काफी मंद होगा, तो शिवालिक श्रेणी के गिरिपद क्षेत्र में विस्तार किसका, भाबर का। यहां से आपकी सिंधु नदी, सतलज नदी, इधर से आपका सिंधु नदी, तो सिंधु सतलज, यहां से आपकी सतलज नदी जाएगी, तो सतलज नदी से लेकर ये आपकी जारी है क्या, तीस्ता नदी। कौन सी नदी, तीस्ता नदी। तो इधर सतलज से लेकर पूरा कहां तक, आपका तीस्ता तक, किस पर्वत श्रेणी के नीचे, तो आपका कहां पे, शिवालिक श्रेणी के नीचे। शिवालिक श्रेणी के गिरिपद क्षेत्र में यह सतलज नदी से लेके आपका कहां तक, तीस्ता नदी तक विस्तार रहेगा किसका, यह पूरा ना, किसका, तो भाबर प्रदेश का। यह पूरा आपका क्या है, भाबर प्रदेश। ओके, क्लियर, याद रहेगा। तो निर्माण देखे और क्या देखे, विस्तार। शिवालिक श्रेणी में सतलज नदी से लेके कहां तक, आपका तीस्ता नदी तक, किसका विस्तार रहेगा, तो भाबर का, पहला चीज। अब चूंकि नदियां ऊपर से नहीं बह रही है, नीचे से बह रही है, तो ये डिसअपीयर हो जा रही है, दिखाई नहीं दे रही है। तो कौन से क्षेत्र में नदियां दिखाई नहीं देती हैं, गायब हो जाती हैं, नीचे से बह रही ना, अंतःवाहिनी हो जाती है। ओके, तो कौन सा क्षेत्र, तो भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश में नदियां क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती, दिखाई नहीं देती, अंतःवाहिनी हो जाती है, नीचे से प्रवाहित होती है। क्लियर। अब चूंकि बड़े बड़े चट्टानों का यहां पे क्या हुआ है, जमाव हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र में आप कृषि नहीं कर सकते हो। ओके, तो कृषि योग्य भूमि नहीं है ना, कौन, आपका भाबर। कौन, भाबर, याद रहेगा। क्लियर। अब देखो, भाबर का ठीक निचला हिस्सा, भाबर प्रदेश का ठीक निचला हिस्सा, यह आपका कहलाता है क्या, तराई रीजन। क्या कहलाता है, तराई। भाबर का ठीक निचला हिस्सा क्या कहलाता है, तराई कहलाएगा। ओके, तो भाबर के बाद जो क्षेत्र निर्मित हुआ वो कौन सा, तराई। कौन सा, तराई रीजन। क्लियर, तराई। तो इसका विस्तार ये भी आपका भाबर के ठीक निचले हिस्से में, ये नेपाल की तराई वाला क्षेत्र है ना। ओके, तो इसका विस्तार ये आपका नेपाल और यूपी और इधर आपका बिहार का जो बॉर्डर क्षेत्र है, वहां पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, किसका, तराई रीजन का। ठीक, तराई में अब देखो, नदियां यहां भाबर प्रदेश से नीचे से प्रवाहित हो रही है ना, कहां से प्रवाहित हो रही है, नीचे से। अब चूंकि वो मैदानी क्षेत्र पे पहुंची, गिरिपथ का ठीक अगला हिस्सा क्या होगा, मैदान होगा, पर्वत का। तो मैदानी क्षेत्र में ढाल क्या होता है, काफी मंद होता है। तो नदियां जब भाबर प्रदेश से आगे बहेंगे तो उसको समझ में नहीं आता, ढाल नहीं मिलता, तो कहां जाऊं ना। तो चारों ओर वो ढाल ढूंढते हुए क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो भाबर के ठीक निचले क्षेत्र में जहां पर नदियां क्या होती हैं, पूरी तरह फैल जाती हैं। ओके, ढाल खोजने के लिए, क्योंकि रुक तो नहीं सकती हैं। तो यहां पर चूंकि ढाल बहुत ही मंद होता है, ढाल रहते नहीं है, तो नदियां पूरी तरह फैलेंगी। तो इस क्षेत्र में लंबे समय तक क्या होता है, नदियों के जल का जमाव रहता है। अब नदियों के जल का जमाव किसी क्षेत्र में यदि लंबे समय तक है, तो वहां पर की जो मिट्टी होगी, जो उसके द्वारा लाई गई जो मिट्टी होगी, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बहुत अधिक गीली हो जाएगी। और बहुत अधिक यदि मिट्टी गीली हो गई है तो उस क्षेत्र में निर्माण होता है किसका, दलदल का। किसका, दलदल का। तो ये जो तराई रीजन है, जो भाबर के ठीक निचले हिस्से में मिलेगा, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका दलदली क्षेत्र है। क्या है, दलदली क्षेत्र। क्लियर। अब चूंकि ये पूरे बड़े बड़े चट्टानों का जमाव यहां पर हो चुका है, जिनको वो आगे बहा कर ले जाने में सक्षम नहीं रहती है, लेकिन जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं, जो रेत है, उसको वो आगे क्या करती है, बहाकर ले जाती है, जहां तक वो बहाकर ले जाने में सक्षम है। क्लियर है। तो छोटे छोटे रेत है ना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, रेत का वो यहां पर क्या करती है, जमाव कर देती है। ओके।
तो भाबर के ठीक निचले हिस्से पर, जहां पर नदियों के जल का लंबे समय तक जमाव रहता है, साथ ही वहां पर किसका निक्षेपण होगा, तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का, रेत का, बालू बजरी का। उसी क्षेत्र को कहते हैं क्या, आपका तराई। क्या कहते हैं, तराई। तो तराई रीजन का निर्माण कैसे, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से। यहां पर की मिट्टी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा गीली होगी, तो यहां पर किसका निर्माण होगा, दलदल का। ओके, तो दलदली क्षेत्र है। अब चूंकि मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है, पर्वत का क्या है, आपका निचला हिस्सा है, गिरिपथ के ठीक लगा हुआ हिस्सा है, तो यहां पर आपको वनस्पतियों का विकास देखने को भी मिलेगा। तो तराई रीजन में भरपूर मात्रा में क्या पाई जाती है, वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब चूंकि वनस्पतियां हैं तो यहां पर आपको ह्यूमस की मात्रा भी देखने को मिलेगी। ह्यूमस है, वनस्पतियों का विकास हुआ है यहां पर, ठीक। तो यहां की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पाई जाएगी, वनस्पतियां भरपूर मात्रा में है। तो यहां पर आपको जैव विविधता, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे। तो किस रीजन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो याद रखना चारों प्रदेश में से किसमें, तो तराई प्रदेश में। किसमें, तराई प्रदेश में। अब चूंकि मिट्टी क्या है, पूरा दलदली क्षेत्र है ना, तो यहां पर भी कृषि कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, कृषि योग्य भूमि नहीं है। लेकिन चूंकि मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है, ह्यूमस की मात्रा पाई जा रही है, तो वहां पर कृषि का कार्य किया जा सकता है। लेकिन चूंकि पूरा दलदल क्षेत्र है तो संभव नहीं है। तो अभी इसको क्या किया जा रहा है, कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। किसको, तराई रीजन को, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में क्या है, ह्यूमस की मात्रा पाई जा रही है और यहाँ पर क्या है, मिट्टी में काफी नमी है, जिसके यहाँ पे कृषि क्या हो सकता है, संभव हो सकता है। लेकिन दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, तो उसी को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए अभी वर्तमान में कार्य किया जा रहा है। ओके, किसको, तराई रीजन को, याद रहेगा। ओके, अब तराई का ठीक निचला हिस्सा ये आपका बांगर, और बांगर के बाद क्या, आपका खादर। क्या, खादर। तो भाबर के बाद देखेंगे किसको, बांगर को। किसको, बांगर को। और बांगर के बाद निर्मित हुआ क्या, आपका खादर। तो उत्तर भारत के मैदान में जो चारों प्रदेश है, उसमें से जो सबसे ऊंचा प्रदेश है वो कौन सा है, आपका बांगर। कौन सा, बांगर। अब देखो, नदियां मैदान में बह रही हैं, उसको समझ नहीं आ रहा, ढाल नहीं मिल रहे ना, तो जहां जैसे वो ढाल प्राप्त करेंगे तो फिर उसी ढाल में वो क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। जैसे इधर की नदियों का ढाल है ना, इधर पश्चिम की ओर है, तो यहां की नदियां इधर पश्चिम की ओर बहने लगी। इधर पूर्व की ओर ढाल है, तो यहां से जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगी। जैसे उसको ढाल मिला, वो तराई रीजन से क्या हो गई, आगे बढ़ गई। तो नदियां अब ढाल को प्राप्त करके उसी ढाल में क्या होने लगेगी, प्रवाहित। इधर की नदियां इधर पूर्व की ओर, और इधर ढाल है तो इधर की नदियां पश्चिम की ओर। क्लियर। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का धीरे धीरे क्या होते जाएगा, जमाव होते जाएगा, निक्षेपण होगा ना, डिपोजिशन होगा। तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल। तो नदियों के द्वारा लाए गए जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, जिसे कॉप मिट्टी भी कहते हैं, उसी मिट्टी से निर्मित हुआ है कौन, आपका बांगर प्रदेश। और उसी मिट्टी से निर्मित हुआ है कौन, आपका खादर प्रदेश। कौन, खादर प्रदेश। तो बांगर और आपका खादर, ये दोनों प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है, तो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, अर्थात जलोढ़ मिट्टी या कॉप मिट्टी से। क्लियर है। ओके, अब चूंकि देखो, मान लो अब नदियां क्या हो रही हैं, अपने ढाल पर प्रवाहित हो रही हैं। तो मान लो नदी अपने ढाल पर प्रवाहित हो रही है, ये नदियों का क्षेत्र जिस पे नदी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ओके, नदियां अपने ढाल पर क्या हो रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं। अब जब बाढ़ का समय, वर्षा का समय आया होगा, अब चूंकि हिमालय की जो नदियां हैं वो आपका वर्षा वाहिनी नहीं होती, सदा नीरा होती है, साल भर इनमें क्या रहता है, पानी रहता है। और बरसात का समय जब आता है तो इनके जल का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो जब बाढ़ आया होगा, मान लो इधर दोनों व्यू से देखते हैं ना, ठीक, ऐसे
तो ये नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, उसका ढाल है जिसपे वो क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ओके, अब जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, बरसात का समय जब आएगा, तो ये अपने आधार क्षेत्र को क्या करेगी, जल का स्तर जब बढ़ेगा तो ये अपने आधार क्षेत्र को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। ओके, और अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को जहां जहां तक नदियों का पानी जाएगा वहां पर ये अपने द्वारा लाई गई मिट्टियों का क्या करते जाएगी, जमाव करते जाएगी। ओके, इस व्यू में भी देख लेते हैं। बाढ़ आया, जल का स्तर क्या होगा, ऊपर उठेगा, तो बाढ़ का पानी अपने आधार क्षेत्र को क्या करेगा, पार कर जाएगा और अपने द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई है उस मिट्टी का इन क्षेत्रों पे क्या करेगा, जमाव करेगा। ऐसे क्लियर। ओके, अब धीरे धीरे वर्षा के जल का ना, बाढ़ का जो पानी है उसका स्तर क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, लेकिन जो वो मिट्टी लाकर जिस क्षेत्र में जमा की है वो मिट्टी वहीं रुक जाती है। ओके, वहां पर उन मिट्टियों का क्या हो जाता है, जलोढ़ मिट्टियों का जमाव हुआ। अब मान लो फिर बाढ़ आया, फिर जल का स्तर क्या हुआ, ऊपर हुआ, फिर जल अपने स्तर को क्या करी, पार करके जहां तक पहुंचेगी वहां पर फिर अपने द्वारा लाई गई मिट्टी क्या करेगी, जमाव करेगी। ओके, अब चूंकि निचला वाला जो मिट्टी है ये पुराना हो चुका है, तो पुरानी होने के कारण ये ठोस हो जाएगी, ठोस होकर क्या हो जाएगी, वहां पर जमा हो जाएगी। तो फिर जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ का पानी जब वापस नीचे उसका स्तर कम होगा, तो ये जो पुरानी मिट्टी जमा हुई है उसको अपने साथ बहा कर नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि मिट्टी क्या हो चुकी है, सूख कर ठोस हो चुकी है। तो बाढ़ का पानी जब इस क्षेत्र पे पहुंचेगा तो वो इस पुरानी मिट्टी को बहाकर अपने साथ नहीं ले जा पाएगी, बल्कि अपने द्वारा जो लाई गई नई मिट्टी है उस मिट्टी का क्या कर देगी, यहां पर जमाव कर देगी। क्लियर है। ओके, फिर जब बाढ़ की स्थिति बनी होगी, अब मिट्टी धीरे धीरे क्या होती गई, पुरानी होती गई, पुरानी होकर सूख कर वहां पर क्या होती गई, जमा होती गई। फिर जब बाढ़ की स्थिति बनी, जल का स्तर क्या होगा, और ऊपर होगा, जल का स्तर ऊपर होगा तो पानी और दूर तक जाएगा, फिर वहां तक पहुंची जहां पर यह पुरानी मिट्टी का क्या था, जमाव था। फिर वो अपने साथ उस मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि मिट्टी पुरानी होकर सूख कर ठोस हो चुकी है, बल्कि अपने द्वारा लाए गई मिट्टी को फिर क्या कर देगी, वहां पर जमा कर देगी। ओके, तो ऐसे करते करते यहां पर मिट्टियों का, जलोढ़ मिट्टियों का क्या होने लगा, जमाव होने लगा। क्लियर है। अब चूंकि मिट्टी क्या हो गई, धीरे 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 पुरानी होती गई, ठोस होती गई, तो पुरानी मिट्टी से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। क्लियर है। तो बांगर प्रदेश का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से तो हुआ है, लेकिन कैसी जलोढ़ मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो बांगर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, तो ये पहले तो ये याद रखने की तराई का निचला हिस्सा है। निर्माण कैसे, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। कैसे, पुरानी जलोढ़ मिट्टी से, ओल्ड एलुवियल सॉइल से। अब यह क्षेत्र जो है ये नदियों के क्षेत्र से क्या है, काफी ऊपर उठा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चारों प्रदेशों में सबसे ऊंचा प्रदेश जो है वो कौन सा है, आपका बांगर। अब ऊंचाई काफी ज्यादा हो चुकी है, तो फिर जब आने वाले समय में बाढ़ आएगा, जल का स्तर ऊपर होगा, तो नदियों का जो पानी है वो इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगा। कहां तक, ये वाले क्षेत्र, ओके, बांगर वाले क्षेत्र में ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो बाढ़ का जो पानी है वो बांगर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता, कारण क्योंकि ये क्या है, काफी ऊंचा है। क्लियर है। अब चूंकि मिट्टी क्या है, पुरानी हो चुकी है, ठोस है ना, तो ठोस मिट्टी, पुरानी मिट्टी जो है वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ओके, तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा कि पहला निर्माण तो बांगर प्रदेश का निर्माण कैसे, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। क्लियर है। बाढ़ का पानी अब चूंकि काफी ऊंचा हो चुका है, तो जब भी बाढ़ आएगा तो बाढ़ का पानी बांगर प्रदेश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। चूंकि क्या है, मिट्टी पुरानी है, इसलिए ये आपका क्या, कृषि योग्य भूमि नहीं है। कौन, आपका बांगर। कौन, बांगर। क्लियर। बांगर के बाद ठीक आपका निचले हिस्से में क्या मिलेगा, खादर। तो बांगर के बाद क्या निर्मित हुआ, खादर। ओके, तो बांगर का निचला हिस्सा क्या कहलाता है, खादर। क्या कहलाता है, खादर। देखो, मान लो ये अभी क्या है, सामान्य है, सामान्य समय है, जिसमें नदियों का पानी
का स्तर यहां तक है। ओके, अब जब वर्षा का समय आएगा तो जल का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। जल का स्तर बढ़ेगा, ठीक, तो ये ऊपर तक जाएगा लेकिन बांगर भूमि तक नहीं पहुंच पाएगा। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये जब नदियों में बाढ़ नहीं आया था, बांगर का ठीक निचला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा चूंकि नदियों के जल के संपर्क में रहता है तो यहां की मिट्टी क्या होगी, मुलायम होगी, उसमें क्या होगी, नमी की मात्रा बनी रहेगी। कहां पे, तो बांगर का ठीक निचला हिस्सा जो वर्षा के ठीक पहले के जल के स्तर के क्या था, समानांतर था। ओके, तो अब देखोगे कि जैसे ही अभी तक बाढ़ से पहले वर्षा का जल का स्तर कहां तक, यहां तक, और ये वाला क्षेत्र जो है ये नदियों के जल के संपर्क में है तो यहां की मिट्टी कैसी होगी, मुलायम होगी। अब जब बाढ़ आएगा तो वर्षा के जल का स्तर क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो यहां पर जो मिट्टी जमा हुई है बांगर के ठीक निचले हिस्से पर, वहां की मिट्टी चूंकि क्या है, मुलायम है। तो जैसे ही बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी तो पानी जो है, नदी का पानी जो है वो यहां की मिट्टियों को क्या करेगा, अपने साथ बहाकर ले जाएगा, अपरदित कर देगा ना, इरोजन होगा वहां की मिट्टी का। ओके, क्योंकि मिट्टी क्या है, नमी है उसमें, तो नमी है तो मुलायम होगी, तो मुलायम मिट्टी को नदियां अपने साथ क्या करती है, बहाकर ले जाती हैं। और अपने द्वारा जो बहा करना, हिमालय से बहाते हुए जो मिट्टी लेकर आ रही है, नई मिट्टी, उन मिट्टियों का यहां पे क्या कर देगी, जमाव कर देगी। क्लियर है, कहां पे, तो बांगर के ठीक निचले हिस्से पे, ये वाले पे। तो जो पुरानी मिट्टी थी, पहले की मिट्टी, बाढ़ से पहले की मिट्टी, उसको क्या करेगी, नदी अपने साथ बहा कर ले जाएगी और अपने द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसका क्या कर देगी, जमाव कर देगी। यही प्रक्रिया साल दर साल क्या हुई, चलती रही। फिर बाढ़ आया तो पुरानी मिट्टी, यहां की जो मिट्टी है, मुलायम मिट्टी को अपने साथ क्या करी, वो बहा कर ले गई और अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को वहां पे, नई मिट्टी को लाकर क्या कर दी, वहां पर बिछा दी। फिर जब अगले साल बाढ़ आया तो फिर वो आपका पुरानी मुलायम मिट्टी बहा कर ले गई और अपने द्वारा लाई गई नई मिट्टी क्या कर दी, वहां पर जमा कर दी। तो ऐसे साल दर साल यहां पर क्या, बार बार नई मिट्टियों का क्या होते गया, जमाव होते गया। तो बांगर का ठीक निचला हिस्सा जहां पर प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी का क्या होते गया, जमाव होते गया, उसी क्षेत्र को बोले क्या, आपका खादर। तो खादर प्रदेश का जो निर्माण है वो कैसे हुआ, तो आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी से, न्यू अलुवियल सॉइल से। क्लियर है। अब चूंकि मिट्टी क्या है, देखो बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष न यहां पर पहुंचेगा, कहां पर, खादर पर। दूसरा पॉइंट, अब चूंकि मिट्टी मुलायम, मिट्टी में नमी ज्यादा है, ओके, तो यह क्षेत्र जो है, खादर क्षेत्र जो है, यह आपका कृषि योग्य भूमि है। कौन, आपका खादर, याद रहेगा, ठीक है। तो यह आपका कौन सा प्रदेश, खादर प्रदेश, ठीक है। चलो, तो यह हुआ किसकी दृष्टिकोण से, तो आपका संरचना की दृष्टिकोण से, क्या, उत्तर भारत का मैदान, ठीक। अब बात करते हैं विस्तार की, कि उत्तर भारत का मैदान का विस्तार कहां कहां तक है। तो एक बाटे क्या, सिंधु सतलज का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सिंधु सतलज नदी के द्वारा जो मैदान निर्मित किया गया है वो आपका देखेंगे, गंगा नदी के द्वारा और आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो सिंधु सतलज के मैदान को दो भाग में बांटे, एक आपका पंजाब हरियाणा का मैदान और एक आपका राजस्थान का मैदान। तो सिंधु नदी, यहां से आपकी कौन सी नदी जाएगी, सिंधु नदी, ठीक, ये आपकी क्या, सिंधु नदी। इधर से जाएगी क्या, आपकी सतलज नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के द्वारा, उसकी सहायक नदियों के द्वारा, रावी, व्यास, इन सभी नदियों के द्वारा जो मैदान निर्मित किया गया वो आपका सिंधु सतलज का मैदान है। एक क्या, आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, ये आपका पंजाब हरियाणा का मैदान, और इधर क्या, आपका राजस्थान का मैदान। तो राजस्थान के मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहां पे है, पाकिस्तान पे है। कहां पे, पाकिस्तान पे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, आपका पंजाब हरियाणा के मैदान की। तो सिंधु और सतलज, उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया है। इसका विस्तार कहां पे, पंजाब और हरियाणा पे। क्लियर है। पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में दोआब क्षेत्र क्या है, ज्यादा है, ठीक है। दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच की भूमि को, ओके,
दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं आपका दोआब। अब चूंकि नदी वाला क्षेत्र है तो यहां से यहां की जो मिट्टी होगी वो काफी मुलायम होगी, नमी की मात्रा क्या होगी उसमें ज्यादा होगी। तो दोआब क्षेत्र जो होता है वहां की जो भूमि है वो कृषि हेतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर है। तो कहां के मैदान में दोआब क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते, तो पंजाब हरियाणा के मैदान में। ओके, यहां से रावी नदी जाएगी, रावी के बाद क्या आपका व्यास नदी आगे देखेंगे, है ना। तो ये आपकी क्या, ये सतलज नदी है, ठीक है। इधर से जाओगे तो ये आपका व्यास नदी, यहां से जाओगे तो रावी नदी। तो रावी और आपका व्यास, रावी और व्यास, रावी और आपका व्यास नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे बारी दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? बारी दोआब। क्या बोलते हैं? बारी दोआब। ठीक वैसे ही व्यास नदी और आपका सतलज नदी, व्यास और सतलज, तो व्यास और सतलज नदी के बीच का जो दोआब है उसको बीस्त दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? बीस्त दोआब। क्लियर। और एक चीज, हाँ, बांगर भूमि, तो पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां के बांगर भूमि को धाया कहते हैं। क्या कहते हैं? धाया। और बिहार वाला जो क्षेत्र है, बिहार वाले क्षेत्र के बांगर भूमि को भाट कहते हैं। क्या कहते हैं? भाट। तो बांगर भूमि कहां पे? पंजाब में उसको क्या बोलते हैं? धाया। और आपका बिहार में क्या कहते हैं? भाट। क्या कहते हैं? भाट। क्लियर। इधर आपका दोआब क्षेत्र पंजाब हरियाणा के मैदान में, तो रावी नदी हम लोग देखेंगे तो आपका सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु के बाद आपका क्या? झेलम। क्या? झेलम। झेलम के बाद नीचे क्या? चिनाब। चिनाब के बाद रावी। रावी के नीचे क्या आपका? व्यास। और व्यास के नीचे क्या आपका? सतलज। तो रावी और व्यास नदी के बीच का जो दोआब है उसको क्या बोलेंगे? बारी दोआब। और व्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है उसको क्या बोलेंगे? बीस्त दोआब। क्लियर। चलिए, अब पंजाब हरियाणा के मैदान की बात करें तो पंजाब हरियाणा का जो मैदान है ये अरावली श्रेणी के, किसके? अरावली श्रेणी के पश्चिम में है। क्लियर है। कौन? तो आपका राजस्थान का मैदान। इस मैदान का सर्वाधिक क्षेत्र कहां पे है? पाकिस्तान पे है। ठीक, ये पूरा मरुस्थलीय प्रदेश है ना। क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश। रेत की मात्रा यहां पे क्या है? ज्यादा है। यहां की जो प्रमुख नदी है वो है कौन? आपका लूनी नदी। यहीं पर सांभर, डिडवाना जैसे खारे पानी की झील पाई जाती है। क्लियर है। बालुका स्तूप, क्या? बालुका स्तूप। बालुका स्तूप यहां की प्रमुख स्थल आकृति है। कहां का आपका? तो राजस्थान के मैदान का। क्या? बालुका स्तूप। क्लियर है। कुछ नहीं है, ये रेत का क्या है? आपका टीला है। ठीक है, रेत का क्या? टीला। जहां पर रेत का क्या हुआ है? बहुत सारी रेत का जमा हुआ है तो एक टीले का रूप ले लिया है। रेत के टीले को ही क्या बोलते हैं? आपका बालुका स्तूप, जो आपको कहां पे देखने को मिलेगा? राजस्थान के मैदान पर। क्लियर है। ओके, तो पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। अब बात करते हैं गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान की, तो इसको तीन भाग में बांटे हैं। एक आपका क्या? ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा क्या? आपका निचली गंगा का मैदान। ठीक, तो ऊपरी गंगा का मैदान, तो यहां से ऐसे करके ये आपकी गंगा नदी जाएगी और इधर से ये आपकी यमुना नदी जाएगी। ठीक है, तो यमुना नदी से लेकर, अब यमुना जो है वो गंगा में प्रयागराज में यूपी में जाकर मिलती है। ओके, तो इधर यमुना नदी से लेकर ना यूपी में, अब चूंकि यमुना नदी जो है वो हरियाणा और यूपी के बीच में क्या करती है? बॉर्डर बनाती है। आगे देखेंगे उसको भी। तो यमुना नदी से लेकर इधर आपका प्रयागराज तक, कहां तक? प्रयागराज तक। यह क्षेत्र कहलाता है क्या? आपका ऊपरी गंगा का मैदान। क्या कहलाता है? ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक, कौन सा? कहां से कहां तक? तो याद रखिएगा, यमुना नदी से लेके आपका कहां तक? प्रयागराज तक। ये आपका क्या कहलाता है? ऊपरी गंगा का मैदान। क्लियर है।
अब प्रयागराज से, कहां से? प्रयागराज से, ये पश्चिम बंगाल है ना, क्या है ये? पश्चिम बंगाल, ठीक। तो प्रयागराज से आपका ये बिहार, यानी कि पूर्वी यूपी और पूरा का पूरा बिहार, तो बिहार और पश्चिम बंगाल का ये क्या है? बॉर्डर है। तो प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज से ये आपका पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा तक का जो मैदान है, ये मध्य गंगा का मैदान कहलाता है। और इधर ये आपका पूरा पश्चिम बंगाल से लेके ये आपका बांग्लादेश में जो तीस्ता नदी है, तो पूरा का पूरा ये आपका पश्चिम बंगाल में जो मैदान है, ये कहलाता है आपका निचली गंगा का मैदान। क्या कहलाता है? निचली गंगा का मैदान। अब ठीक वैसे ही ये आपका क्या? ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक। तो इधर से आएगी ऐसे करके आपकी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम वाले क्षेत्र में, कहां पे? असम वाले क्षेत्र में, असम वाले क्षेत्र में जो मैदान निर्मित किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर? ओके, चलो देखो। तो ऊपरी गंगा के मैदान का विस्तार ये आपका यमुना नदी से कहां तक? आपका प्रयागराज तक, ठीक है। तो इसके उत्तर की सीमा कौन निर्धारित करता है? शिवालिक श्रेणी, ठीक। कौन? शिवालिक श्रेणी। पश्चिम में कौन? तो यमुना नदी। कौन? यमुना नदी, ओके। और इधर पूर्व में कौन? आपका कहां तक? तो प्रयागराज तक। कहां तक? प्रयागराज तक। दक्षिण में जाओगे तो पूरा का पूरा ये क्या है? आपका विंध्याचल पर्वत है। क्या है? विंध्याचल पर्वत। तो दक्षिण की सीमा कौन निर्धारित करेगा? विंध्याचल पर्वत, ओके। तो ऊपरी गंगा के मैदान की उत्तरी सीमा शिवालिक श्रेणी, दक्षिणी सीमा आपका विंध्याचल पर्वत, पश्चिमी सीमा आपका यमुना नदी, और पूर्वी सीमा कहां पे खत्म होगी? तो आपका प्रयागराज पर। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा कहां पे? आपका तो प्रयागराज तक। इसकी भी उत्तर की सीमा कौन निर्धारित करेगी? तो शिवालिक श्रेणी। दक्षिण की सीमा कौन निर्धारित करेगी? आपका तो विंध्याचल पर्वत। और पूर्व में आपका कौन? बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर। क्लियर है? यहां पे जाओगे तो ये आपका निचली गंगा का मैदान है। तो निचली गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा कहां? तो बिहार और आपका पश्चिम बंगाल का बॉर्डर। दक्षिण में ये देखो, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है, ठीक। और ये आपका बंगाल की खाड़ी। और इधर पूर्व में कौन सी नदी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तो निचली गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा किससे निर्धारित होती है? तो तीस्ता नदी से। क्लियर है? ओके। और ये आपका क्या? असम में ब्रह्मपुत्र का मैदान, ओके, जो किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। क्लियर है?